पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये दूसरा वैरायटी है इम्प्योर का, पी टाइप। पी टाइप में लिखो इन दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इन दिस टाइप, ऐसे लिखो, इन दिस टाइप trivalent impurities are added to the pure semiconductor. In this type trivalent impurities are added, in this type trivalent impurities are added to a pure semiconductor. For example aluminium, boron, indium etc. इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन, पी टाइप में लिखना है इन दिस टाइप ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटीज आर एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर। इन दिस टाइप ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटीज आर एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर। ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटीज में कौन कौन आ सकते हैं? एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम एटसेट्रा। इसका 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है बच्चों, है ना। ये इलेक्ट्रॉन किसी से भीख मांगता है, बगल वाले सिलिकॉन वगैरह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटीज। कैसा बोलते हैं? एक्सेप्टर इंप्योरिटी। और पिछले वाले में जो था वो डोनेट करता था इलेक्ट्रॉन, उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता था, तो उसको हम लोगों ने बोला था डोनर इंप्योरिटी। याद आ रहा है? इसमें लिख लो दीज आर नोन एज एक्सेप्टर इंप्योरिटीज, these are known as acceptor impurities। इसका डायग्राम देखो तो वही कल वाला डायग्राम भाई, वापस से सिलिकॉन सिलिकॉन, यहां बीच में मान लो आ गया एल्यूमिनियम, लेके आ गए इधर सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, हाँ जी। तो इसमें क्या कहानी होता है, ये अपना कंडक्शन बैंड है, सीबी है ये। तो इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, एक इसके साथ शेयर कर लेगा, ठीक है, एक मान लो इसके साथ शेयर कर लिया, एक मान लो इसके साथ शेयर कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लिया, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ अभी। तो ये क्या करता है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है अभी सबसे पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन का अगर इसको जरूरत है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन कौन देता है? कोई भी दे सकता है, आसपास वाला सिलिकॉन कोई भी, मान लो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, इसने इसको एक डोनेट कर दिया। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको डोनेट किया, उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, होल्स। तो बताया था, लास्ट क्लास में बताया था, इसमें क्या होता है, इस वाले पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास पहले से होल्स अवेलेबल होते हैं बच्चों, एक नहीं बहुत सारे, ये तो हम एक एटम को दिखा रहे हैं, बहुत सारे होते हैं ऐसे। तो अपने पास पहले से होल्स अवेलेबल होते हैं बिना कुछ किए, और बाकी प्रोसेस पुराना वाला तो चलता ही है। पुराना वाला जो प्रोसेस था जिसमें क्या होता है, हीट करने के बाद इलेक्ट्रॉन कहीं से मान लो टूट के यहां पहुंचा, इधर से कोई इलेक्ट्रॉन टूट के मान लो इधर पहुंचा, तो यहां पे एक होल क्रिएट किया, यहां पे एक होल क्रिएट किया। तो पुराना वाला प्रोसेस एज इट इज है, इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, लेकिन उसके अलावा अपने पास होल्स जो हैं वो पहले से अवेलेबल होते हैं, एक्स्ट्रा होल्स। तो इस वाले सिचुएशन में क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स इज मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी कारण से यहाँ पे करंट जो होल के कारण आएगा वो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट होगा उससे ज्यादा निकल के आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हेलो, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं हुआ बच्चे, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन था, इसको 1 इलेक्ट्रॉन किसी आसपास वाले सिलिकॉन ने डोनेट किया, लेकिन डोनेट करने के कारण क्या हुआ, इसके पास एक होल क्रिएट हो गया। तो बिना सिस्टम में कुछ किए होल्स यहां पे पहले से अवेलेबल होते हैं।
तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ होल्स होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है निगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में। तो पी टाइप में यही है, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं। एक काम करो, इसको डायग्राम को बाद में बनाना, मैं जो लिखाता हूं पहले लिख लो। लिखो हियर बना लिया तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कोई दिक्कत नहीं है। हियर नेबरिंग सिलिकॉन डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू द एल्यूमिनियम। हियर नेबरिंग सिलिकॉन डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू द एल्यूमिनियम to complete its octet. Here the neighboring silicon donates 1 electron to the aluminium to complete its octet. Full stop. Therefore initially there are holes present in the valence band. Initially there are holes present in the valence band and therefore ये लिख लो, number of holes greater number of electrons, IH greater than IE. ये डायग्राम बना लो अभी। तो पी टाइप एन टाइप ये सब तो चलो, ये सब कहानी ठीक है, मैं तुमको समझा रहा हूं कि एक्चुअली सिस्टम में हो क्या रहा है, लेकिन एक्चुअली अपने को ध्यान बस इतना ही रखना है कि पी टाइप और एन टाइप में बेसिकली डिफरेंस क्या है। एन टाइप में हमने याद रखना, एन टाइप याद कैसे रखोगे वो भी बता देता हूं। एन टाइप, एन फॉर निगेटिव, निगेटिव मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है बच्चों, ठीक है। पी टाइप मतलब पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव है मतलब इसमें होल्स ज्यादा है, होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप में हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड किया था लाइक फास्फोरस, एंड और पी टाइप में हमने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड किया है लाइक एल्यूमिनियम, और बाकी कहानी वही है। पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। इसको हमने एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोला था, वहां पे जो इंप्योरिटी था उसको हमने डोनर इंप्योरिटी बोला था। बस फिलहाल इतना ही। तो ये रहा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर का कहानी, प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर दो टाइप का, पी टाइप और एन टाइप। एकदम दिमाग में बिठा लो कैसे कैसे क्या हो रहा है। पी टाइप, पी फॉर पॉजिटिव, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होगा। एन टाइप, एन फॉर निगेटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है मतलब पेंटावैलेंट, होल्स ज्यादा है मतलब ट्राईवैलेंट। बात क्लियर है यहां तक? बना लिए डायग्राम? एक होता है बच्चों, चलो मैं लिख ही देता हूं इस बात को वरना तुम भूल जाओगे। पी टाइप, पी टाइप में बच्चों पी फॉर पॉजिटिव, नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एन टाइप में निगेटिव, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। अच्छा, एक होता है मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ क्या होता है ये? दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। इसको बोलते हैं बच्चों मास एक्शन लॉ, जहां पे Ni वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स हो गया। Ni को बोलते हैं हम लोग कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। Ni इंटू NH दैट इज Ni स्क्वायर। मास एक्शन लॉ, Ni इज टोटल कैरियर कॉन्सेंट्रेशन होता है। ये कैरियर कॉन्सेंट्रेशन की बात होती है तो उसमें Ni भी आ रहा है और NH भी आ रहा है, दोनों को कंबाइन कर दिया गया। तो Ni इंटू NH इक्वल टू Ni स्क्वायर। अच्छा, करंट तुम लोग को थोड़ा बहुत याद है क्या? करंट, दोनों का प्रोडक्ट बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स। हमें जो करंट मिलेगा वो दोनों के कारण मिलता है ना।
टोटल चार्ज कैरियर, मतलब हम अलग अलग अभी तक बात कर रहे थे, नंबर ऑफ होल्स इतना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना है। जब Ni का बात आएगा तो मतलब टोटल चार्ज कैरियर कितना है ये बताना चाह रही है, ठीक है। उसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों इंक्लूडेड है बच्चे। अच्छा, क्या बोलते हैं, करंट याद है क्या थोड़ा बहुत तुम लोग को? करंट पढ़ा है तुमने? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स। आई का वैल्यू क्या निकल के आता था, याद करो, NeAVD। ये पता है सबको? ओम्स लॉ जब प्रूफ करते हैं तो ये निकल के आता है। जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, करंट पढ़ोगे तो पता लग जाएगा बच्चों, इसका प्रूफ है NeAVD। आई इक्वल टू NeAVD, जहां VD को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है बच्चों किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया है तो VD का जो वैल्यू निकल के आता है वो म्यू ई के बराबर आता है। म्यू को क्या बोलते हैं, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो एक कांस्टेंट आता है, म्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, मोबिलिटी। नाम सुना है? म्यू इज नोन एज मोबिलिटी। तो अगर VD के जगह पे म्यू और ई रख दिया जाए तो आई का जो करंट का वैल्यू होगा वो NeA म्यू इंटू ई। इसके बाद का कहानी क्या है बच्चों, एक और टर्म आता है करंट डेंसिटी। नाम सुना है क्या, करंट डेंसिटी? अगर ए को इधर ले आऊं तो I डिवाइडेड बाई ए, करंट पर यूनिट एरिया, दिस इज नोन एज करंट डेंसिटी। किससे डिनोट करते हैं इसको, J से। बिल्कुल सही बात। तो अपने पास I डिवाइडेड बाई ए को इधर ले आऊं तो J का जो वैल्यू आ गया करंट डेंसिटी का, दैट इज NE म्यू इंटू ई। NE म्यू इंटू ई। अच्छा, NE म्यू को एक नया नाम दिया गया है बच्चों, NE म्यू। ये जो टर्म होता है N इंटू ई इंटू म्यू, इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? दिस इज सिग्मा कंडक्टिविटी। तो J का जो वैल्यू होता है बेसिकली, J का वैल्यू, एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको होल्स और उसके लिए लिख लेते हैं। तो अगर टोटल करंट डेंसिटी की बात की जाए, टोटल करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू कितना, JE प्लस JH, इलेक्ट्रॉन्स के कारण प्लस होल्स के कारण, क्योंकि दो अलग अलग चार्ज कैरियर्स है। तो J का वैल्यू, JE का वैल्यू आ जाएगा NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू E इंटू म्यू ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस JH का जो वैल्यू आ जाएगा वो NH, यहां पे आ गया नंबर ऑफ होल्स, इंटू E इंटू म्यू H इंटू कैपिटल E। अब ये जो टर्म है फिर से बता दूं, ये वाला टर्म, दिस इज नोन एज कंडक्टिविटी, NE म्यू। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टिविटी और ये हो गया होल्स का कंडक्टिविटी, सिग्मा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, J इक्वल टू, इसको लिखा सिग्मा E इंटू कैपिटल E प्लस सिग्मा H इंटू कैपिटल E। और यहां से अगर देखो तो J का वैल्यू आ जाता है सिग्मा E प्लस सिग्मा H मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल E। एंड सिग्मा E प्लस सिग्मा H को बोलते हैं बच्चों सिग्मा T, बोल देता है कहीं कहीं बुक में। तो सिग्मा T इंटू E, वेयर सिग्मा T इज टोटल कंडक्टिविटी, टोटल कंडक्टिविटी। छोटा सा डेरिवेशन है बच्चों, लिख लो चाहो तो, कभी पूछ सकता है बोर्ड्स में, एंट्रेंस में नहीं पूछता है बट बोर्ड्स में कभी पूछ ले तो नोट कर लो। असाइनमेंट के बाद ही करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वैसे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो HC वर्मा में सवाल अच्छे अच्छे होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो लॉजिकली तो पहले असाइनमेंट ही करना चाहिए। तुम अभी तक किया नहीं क्या?
टाइम तो लगेगा, इतना दिन तो चैप्टर चला भी है यार, अभी तक तो हो जाना चाहिए था। 1 महीना तो मैंने ऑप्टिक्स पढ़ाया तुम लोग को, 1 महीने में तुम लोग खत्म नहीं किया। शुरू से करते रहोगे तब ना खत्म होगा। तुम लोग अचानक से जाके लास्ट में शुरू करते हो, कैसे होगा? स्टार्टिंग से ही बोला था मैं, एचसी और मैं स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। तुम लोग लास्ट में जाके अचानक से प्रेशर लेता है एक साथ पूरा, मजा आता है तुम लोग को। जो अटक रहे हो उसको छोड़ो, दिमाग लगाओ थोड़ी देर, नहीं हो रहा है छोड़ो, आगे बढ़ो, दूसरा सवाल करो। तुम मेडिकल का है कि इंजीनियरिंग का? इंजीनियरिंग का है तुम? इंजीनियरिंग का है तो पहले असाइनमेंट करने के बाद एचसी वर्मा करो, तुम जितना कर सकते हो एचसी वर्मा करो। एचसी वर्मा तो यार बड़ा मतलब ऐसा बुक है ना कि मतलब लेके बैठ जाओ और सोचते रहो, दिमाग का एक्सरसाइज होते रहता है उससे। शुरू का सवाल कुछ आसान होता है, स्टार्टिंग का 15-20 सवाल चलो ठीक है इजी मिल जाएगा। उसके बाद उसका एक एक सवाल में तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, एक एक सवाल में सोचना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो वो ऐसा चीज है कि मतलब बनते जाएगा ऐसा नहीं है। बनते जाने वाला चीज तुम्हारा असाइनमेंट है, ठीक है ना? एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 तुम बना लोगे, ठीक ठाक बना लोगे, बढ़िया सवाल बना लोगे, 2-4 डाउट आएगा। बट एचसी वर्मा ऐसा है कि ऐसा भी हो सकता है लगातार 10 सवाल ना बने, लगातार 15 सवाल ना बने, ऐसा भी होता है उसमें। उसके एक एक सवाल पे तुमको बैठ के सोचना है। अगर तुमने सोच के एक सवाल सॉल्व कर दिया, वो 10 सवाल सॉल्व करने के बराबर है। एचसी वर्मा ऐसा बुक है। इसलिए एचसी वर्मा जब भी करो तो पूरे पैसेंस के साथ टाइम दिया करो उसको सॉल्व करने में। जल्दीबाजी नहीं कि अरे यार ये नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, नहीं, सोचो उसके पीछे कि हो क्या रहा है। और बाकी मेडिकल वाले अगर एचसी वर्मा कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लेवल आता ही नहीं। मेडिक हाँ हाँ हाँ। तुम मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है, जानता है कि एचसी वर्मा तुमसे नहीं होगा, इसलिए नहीं होता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं होगा, कैसे नहीं होगा एचसी वर्मा, बिल्कुल होगा। स्टार्टिंग का 15-20 सवाल तो इतना आसान है यार उसका, हर चैप्टर का सबसे होना चाहिए वो। तुम दो करके तुम असाइनमेंट किया कि नहीं? हाँ खत्म करो जल्दी। और मेडिकल वालों देखो, तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूं, असाइनमेंट और तुम्हारा क्वेश्चन बैंक मोर देन सफिशिएंट है बच्चों। पेपर बहुत आसान आ रहा है मेडिकल का। इस साल का पेपर क्या बच्चों वाला पेपर आया था, घटिया पेपर आता है उसका पेपर। और जेडबलई का पेपर कंपेयर करो तो लगता है साला जमीन आसमान का अंतर हो गया। लेकिन फिर भी अपना, हाँ कटअप भी बढ़ेगा उसी हिसाब से। पेपर आसान आया था तो उपाय नहीं है, कटअप जाएगा 490 500 जाएगा हमको तो लग रहा है कटअप इस बार, 490 से 500 के आसपास। ये प्रॉब्लम तो सबका है बच्चे। बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में, बात करेंगे। चलो एक सवाल लिखो सबसे पहले। ये सवाल पूछा गया था AIEEE में बहुत पहले। लिखो, इफ द रेशियो ऑफ concentration of electron to that of holes in a semiconductor is 7/5, NE/NH दिया है आपको। If the ratio of concentration of electrons to that of holes in a semiconductor is 7/5 and the ratio of currents of respective quantities is 7/4, रेशियो ऑफ करंट्स यानी कि IE डिवाइड बाई IH, रेशियो ऑफ करंट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव क्वांटिटीज इज 7/4, रेशियो ऑफ करंट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव क्वांटिटीज इज 7/4, then find ratio of their drift velocities, then find ratio of their drift velocities।
रेशियो ऑफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज। लगा दो फॉर्मूला भाई, आई होता है NeAVD, तो IE डिवाइडेड बाई IH। IE का मतलब N E का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू E इंटू A इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाई होल्स के लिए आ जाएगा NH इंटू E इंटू A इंटू VD ऑफ H। वैल्यू रख दो, देखो कितना आंसर आ रहा है। ये दिया हुआ है 7/4 इक्वल टू NE/NH दिया है 7/5, ये गया और VDE डिवाइडेड बाई VDH आपसे पूछ रहा है, कितना आएगा आंसर? 5/4 आ जाएगा क्या? तो ऐसे आसान सवाल इस पे आते हैं कभी कभी। 5/4 इज द आंसर। देखो P टाइप पढ़ लिया हमने, N टाइप पढ़ लिया, क्या होता है सेमीकंडक्टर वो पढ़ लिया। अब हम P और N को मिलाएंगे, P और N को मिला के हम क्या बना देंगे? डायोड, PN जंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। टाइम ही नहीं मिलता है ना? वाह, नहीं तो जंक्शन डायोड, बात तो सही है। जंक्शन डायोड में क्या होता है बच्चों? P और N, इसको PN जंक्शन के नाम से भी जानते हैं, P और N को आपस में मिला देते हैं। देखो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में। मान लो कि एक P टाइप है, एक N टाइप है, इधर P टाइप है और इधर N टाइप है, ठीक। तो PN जंक्शन डायोड बनाने के लिए लोग ऐसा सोचते हैं कि एक P लिया एक N लिया मिला दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? ये गलत कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल गलत मिसकॉन्सेप्शन है। होता क्या है, एक ही मटेरियल होता है और डोपिंग करते हैं बोथ साइड से उसमें, ठीक है ना? P बनाने के लिए हमको कौन सा इंप्योरिटी मिलाना होता है? ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट? ट्राईवैलेंट। तो एक ही मटेरियल होता है, एक साइड में हम उसमें ट्राईवैलेंट डोपिंग कर देते हैं और एक साइड हम उसमें पेंटावैलेंट कर देते हैं, एक ही मटेरियल में। अब इधर से अगर ट्राईवैलेंट किया तो हम जानते हैं कि ये P टाइप बना, और अगर ये P टाइप बना तो क्या होगा? P टाइप में कौन ज्यादा होता है, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो इधर पॉजिटिव वाला मेजॉरिटी में होगा, माइनस भी होगा लेकिन पॉजिटिव वाला मेजॉरिटी होगा। और अगर इसकी बात करें N टाइप में, तो यहां पे निगेटिव चार्ज मेजॉरिटी में रहता है। अब होता क्या है कहानी में सुने। एक तरफ से P, एक तरफ से N। अब इसके बाउंड्री वाले रीजन की अगर बात की जाए तो यहां पे क्या होगा बच्चों? यहां पे फ्लो होगा चार्जेस का, इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर निगेटिव चार्ज है, तो क्या पॉजिटिव वाला निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा? तो अगले स्टेप में क्या होता है? अगले स्टेप में होता यह है, अगले स्टेप में बीच में ऐसा रीजन बन जाता है, ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में रिकंबाइन होने लग जाता है, ठीक है? तो बीच में एक ऐसा रीजन बनता है जहां पे कोई चार्ज ही नहीं होता है, न्यूट्रल रीजन आ जाता है बीच में। इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन लेयर या फिर डिप्लेशन रीजन। क्या बोलते हैं इसको? डिप्लेशन रीजन, ऐसा कुछ बन जाता है। और इसमें अगर देखो तो यहां पे रहता है तुम्हारा, ये मान लो निगेटिव चार्ज अगर इधर आ गया तो इधर निगेटिव 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 इसके इधर रहेगा और इधर पॉजिटिव वाला इधर आ जाता है। तो ऐसा कुछ एक रीजन बन जाता है बच्चों। और इधर अपना पॉजिटिव जो था वो था ही, इधर निगेटिव। अब होता, अरे कुछ चार्ज तो पहुंच जाएगा ना इस साइड, यहां से चार्ज पॉजिटिव वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो कुछ चार्ज इधर पहुंच जाता है और इधर का पॉजिटिव वाला कुछ चार्ज लेयर के इस साइड पहुंच जाता है, समझे? अट्रैक्शन वाले फोर्स के कारण इधर से पॉजिटिव चार्ज इधर से निगेटिव चार्ज, तो क्या बीच में यहां कुछ ऐसा मिलेगा जहां पॉजिटिव निगेटिव आपस में न्यूट्रल हो जाएगा?
एक ऐसा रीजन मिलता है, निगेटिव वाला इधर फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव वाला ये इधर फ्लो करेगा, ये इधर फ्लो करेगा, तो बीच में एक ऐसा रीजन बन जाता है जहां पे कोई चार्ज ही नहीं होता है, निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाता है बच्चे। और इधर का निगेटिव चार्ज अट्रैक्शन फोर्स के कारण कुछ निगेटिव चार्ज इधर आ जाता है और इधर का पॉजिटिव चार्ज इधर कुछ आ जाता है। अब होता क्या है, ये फ्लो चलते रहता है बच्चा, चल रहा है, निगेटिव इधर जा रहा है, पॉजिटिव इधर जा रहा है, निगेटिव इधर जा रहा है, पॉजिटिव इधर जा रहा है। अब इधर जो पॉजिटिव जमा हुआ, इधर जो निगेटिव जमा हुआ, क्या इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा यहां पे, पॉजिटिव टू निगेटिव। और जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, ये चीज तुमने कंडक्टर्स में भी पढ़ा होगा, कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों होता है पता है, क्यों जीरो होता है? क्योंकि वो चार्ज के एक्यूमुलेट होने के कारण अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। याद करो कहानी को, अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दे ऐसे, इसको, तो क्या होता है भाई, इधर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है सारा और इधर निगेटिव चार्ज जमा हो जाता है सारा, और इस पॉजिटिव निगेटिव के कारण अंदर एक ई इंड्यूस्ड जनरेट हो जाता है, और ये ई का वैल्यू बढ़ते रहता है, चार्ज यहां पे जमा होते रहता है, ई का वैल्यू बढ़ते रहता है। कब तक? ये ई एक्सटर्नल है, बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तब तक बढ़ते रहता है जब तक ई इंड्यूस्ड का वैल्यू ई एक्सटर्नल के बराबर ना हो जाए, और ई नेट किसके बराबर हो जाता है बच्चों? जीरो के बराबर हो जाता है। तो ये कहानी होता है कंडक्टर में। सेम ऐसा ही कहानी कुछ यहां है, कुछ मिलता जुलता, पॉजिटिव निगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जनरेट होना शुरू हो जाता है, और इसके कारण अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा बच्चों, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव वाले पे इधर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव वाले पे इधर फोर्स लगाएगा। तो एक टाइम ऐसा आता है जब चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है, यानी कि जो इधर से निगेटिव इधर फ्लो कर रहा था, पॉजिटिव इधर से इधर फ्लो कर रहा था, आफ्टर सम टाइम्स जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जनरेट होता है, ऐसे मानते हैं कि यहां पे एक बैटरी बन गया, पॉजिटिव से लेके निगेटिव तक, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ऐसे दिखाने के लिए बोल रहा हूं। इसको बोलते हैं हम फिक्टिशियस बैटरी, झूठा बैटरी। इसको हम आगे जाके बैरियर पोटेंशियल के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? बैरियर पोटेंशियल। इसका क्या काम है बताऊंगा। तो ऐसा एक झूठा बैटरी यहां पे क्रिएट होता है इस पॉजिटिव और निगेटिव के कारण, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, फर्दर चार्जेस के फ्लो को बंद कर देता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ये डिप्लेशन रीजन है बच्चे, लिख लेना तुम लोग, ये यहां से यहां तक। बनाओ, ये डायग्राम बनाओ पहले, उसके बाद मैं लिखाता हूं। तो कभी भी डायोड बनाने के लिए पी और एन को मिलाते नहीं है एक ही मटेरियल में, एक तरफ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला देते हैं, एक तरफ पेंटावेलेंट, तो एक तरफ पी टाइप बन जाता है, एक तरफ एन टाइप बन जाता है। अभी इसके क्रॉस कोई हमने बैटरी अप्लाई नहीं किया है, ख्याल रहे। अभी मैं अंदर का कहानी दिखा रहा हूं कि अंदर चल क्या रहा है मिलाने के बाद। तुम लोग का दिन में कितने घंटे क्लास करते हो सब लेके, एवरेज? पांच से 6 घंटे क्लास करते हो। 6 घंटे भी मान लो तुम, चलो 6 घंटे क्लास करते हो, 6 घंटे क्लास करते हो, और सोते कितने घंटे हो? मैक्सिमम 7 सोना है, उससे ज़्यादा नहीं। 6 घंटा मतलब स्टैंडर्ड है, 6 घंटा सही है स्टूडेंट लाइफ में। तो 6 से 60 घंटे सोए, तो 6 12 घंटे हो गया। 12 घंटे के बाद तुम्हारे पास बचता है 12 घंटे। उस 12 घंटे में चलो 1-2 घंटे और निकाल देता हूँ, खाना पीना, बाथरूम जाना, तब भी बचता है बच्चे 10 घंटे। क्या उस 10 घंटे में से तुम लोग 5 घंटे भी पढ़ाई नहीं कर पाते हो? उसके बाद वीडियो देखना होता है वापस से। क्या मेरे पढ़ाते टाइम नोट्स नहीं बनाते हो क्या?
तो उसको दोबारा से देखो, पता नहीं, मैं तो इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि तुमको दोबारा मतलब ना देखना पड़े, दोबारा नोट्स वोट्स ना बनाना पड़े। मैं तो यही सोच के चलता हूँ, हर चीज में लिखा देता हूँ इसलिए। अब पता नहीं तुम लोग कैसे फॉलो कर रहे हो। ठीक है चलो, वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखते हो तो क्या वापस से पूरा स्लो प्रोसेस में पूरा वीडियो देखते हो क्या, शुरू से लास्ट तक? उसको स्पीड स्पीड अबे स्पीड बढ़ा के देखा करो, फॉरवर्ड कर करके। ऐसा थोड़ी है कि अब एक लाइन, अब कोई सर लिखा रहे या फिर एक लाइन समझा रहे हैं तो उसी लाइन को वापस से दोबारा सुनो, अगर समझ में आ गया था फिर भी। उसका कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। वीडियो देखो, अगर 1 घंटे का वीडियो है तो हार्डली तुम्हारा 20 मिनट में वो खत्म हो जाना चाहिए, अगर दोबारा रिवाइज कर रहे हो तो 20 से 25 मिनट मैक्सिमम। तो वहां पे टाइम तुमको बचाना है। चलो मान लिया कि तुम 2 घंटा रोज वीडियो भी देखते हो, तब भी क्या हो जाता है? हाँ, जिस दिन मिस हो गया या फिर तुम्हारा क्लास छूट गया, उस दिन तो तुमको वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखना है ऑब्वियसली। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको मतलब आदत बना लो कि नहीं रोज 5 घंटा क्लास करना है और 5 घंटा वीडियो देखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 घंटा क्लास किया तो मैक्सिमम 2 घंटे वीडियो देखना चाहिए तुमको, उससे ज्यादा नहीं, अगर तुम क्लास कर रहे हो रेगुलरली तो। उसके बाद तुम्हारा टाइम बचता है बच्चों, फिर भी तुम्हारे पास टाइम है, सफिशियंट टाइम है। देखो उस टाइम पे अब तुमको मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं है कि आज मान लो कि जैसे सबसे गलती कहाँ होता है, 1 घंटे क्लास किया, उसके बाद मान लो 1 घंटे का गैप है, उसके बाद फिर क्लास है, तो तुम वो बीच का 1 घंटे यूटिलाइज नहीं करते हो तो वो 1 घंटे तो बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। तो अगर 1 घंटा क्लास हुआ तो अगले 1 घंटे में कोशिश करो कुछ रिवाइज कर लेने का या फिर 2-4 सवाल सॉल्व कर लेने का। यानी कि जितना भी इंटरवल्स में भी जो तुमको टाइम मिलता है उसको भी यूटिलाइज तुमको करना पड़ेगा। 2 घंटा का क्लास किया, बीच में 2 घंटा का गैप है, उस 2 घंटे में कुछ उठा के बैठ जाओ पढ़ने के लिए। अरे सब कुछ करके देखो, हर रोज मतलब जितना क्लास हुआ उसको किया, उसको एक बार रिवाइज किया, ठीक है, जितना टाइम दिया। मान लो कि 5 घंटे क्लास किया, 2 घंटे उसके रिवीजन में चला गया, ठीक है ना, तो 2 घंटे उसको रिवाइज करने के पीछे दो, और बाकी कम से कम 4 से 5 घंटे और तुम निकालो एक्स्ट्रा यार, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिवीजन के बाद। ये बहुत जरूरी है। डेली मिनिमम मतलब 4 घंटे मिनिमम तो निकालो ही डेली, कम से कम 4 घंटे, और कोशिश करो उसको बढ़ा पाओ 5-6 तो बहुत बढ़िया है। तो अपना डेली का पैटर्न कुछ इस तरह से फिक्स करो कि क्लास करेंगे, रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लास करेंगे, रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस ये 3 काम, 3 पैटर्न। अब कब कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज करना है वो मैं नहीं बताऊंगा, जब जब जैसा मन हो वैसे करो। अभी मन कर रहा है कि नहीं केमिस्ट्री पढ़ लेना 1 घंटे, फटाफट फटाफट कुछ रिवाइज कर लेते हैं, बाथरूम में बैठे, बाथरूम में ले जाके कॉपी लेके चले जाओ, बाथरूम में बैठ के पढ़ लो। ऐसा क्या है, लोग बाथरूम में बैठ के पेपर पढ़ते हैं, तुम बाथरूम में बैठ के केमिस्ट्री रिवाइज कर लो, कोई नोट्स रिवाइज कर लो, लास्ट क्लास अभी तक जितना हुआ है उसको रिवाइज कर लो। कंटिन्यूअस लगे रहना है, लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अगर इतना क्लास करने के बाद भी, इतना पढ़ाने के बाद भी अगर कोई बोल रहा है कि सर मैं मूवी देखने जा रहा हूं, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं घूमने जा रहा हूं, तो भैया तुम मतलब वेस्ट कर रहे हो, सिंपल सी बात है। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं बचने वाला है, सिंपल सी बात है। 3-3 सब्जेक्ट है, इतना सारा क्लास है, उसके बाद उसको रिवाइज करना है, उसका असाइनमेंट सॉल्व करना है, एचसी वर्मा सॉल्व करना है, बुक सॉल्व करना है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब तुम 1-1 मिनट को यूटिलाइज करोगे, खाना सोना वो सब टाइम छोड़ के। बाकी जितना भी इंटरवल्स आता है, ऐसा बीच में दिमाग में मत लाओ कि अरे 1 घंटा चलो आराम कर लेते हैं, 1 घंटा मूवी देख लेते हैं, 1 घंटा फेसबुक में टाइम बिता लेते हैं, फिर तो नहीं होगा, फिर तो कहां पॉसिबल है, फिर तो छूटेगा ही, छूटता चला जाएगा धीरे धीरे। तो जितने भी इंटरवल्स आते हैं एकदम दिमाग में फिक्स रखना है। अच्छा अभी इसके बाद 1 घंटा जो आने वाला है मैं उसमें ये करूंगा, पहले से प्लानिंग कर लो दिमाग में कि मैं उसमें ये रिवाइज कर लूंगा या फिर ये उठा के बैठ जाऊंगा, 5 सवाल सॉल्व कर लूंगा। और एक बात और बोल रहा हूं, कंप्लीट करना मतलब जैसे एचसी वर्मा सॉल्व कर रहे हो, कोई चैप्टर सॉल्व कर रहे हो, उसको खत्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट सीखना, और कॉन्सेप्ट से 20 सवाल 25 सवाल 30 सवाल भी ईमानदारी से अगर तुमने कर लिया ना, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुमने एचसी वर्मा पूरा खत्म किया कि नहीं किया, इंपॉर्टेंट है कि तुमसे सवाल सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुमने कॉन्सेप्ट सीखा है कि नहीं सीखा है। हर चैप्टर के साथ यही चीज है बच्चों। ऐसा तो है नहीं कि एचसी वर्मा का सवाल उठा के आ जाएगा, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है ऐसा। सवाल तो कॉन्सेप्चुअल आएगा, वो तभी बनेगा जब तुमने प्रैक्टिस किया होगा और तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सारे नए नए सवाल आएंगे, हो सकता है कुछ रिपीटेड सवाल आ जाए, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो लगे रहना है बच्चों, लगे रहना है। लगे रहने का मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको किसी भी चीज में टाइम वेस्ट नहीं करना है।
क्लास करो वापस लग जाओ, फिर क्लास करो वापस लग जाओ, क्लास करो वापस लग जाओ, रात को 6 घंटे सो, मस्त खा पी के सुबह उठो वापस से लग जाओ। इसको फॉलो करोगे 1 साल तक, तब जाके रिजल्ट मिलने वाला है। समझ रहे हो बात को? तो टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, वो इसलिए मैनेज नहीं हो रहा है क्योंकि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना सोच सोच के। सोचो कम, सोचोगे तो डिप्रेशन में जाओगे। एक चीज होता है दिमाग में बार बार चलते रहता है कि मेरा ये छूट रहा है, मेरा वो छूट रहा है। ऐसा होता है ना तुम्हारे साथ भी? सब कुछ छूटते जा रहा है सर, और उसके कारण क्या होता है, दिमाग में डिप्रेशन बढ़ते जाता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाता है कि अरे यार क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे बढ़िया तरीका जब भी दिमाग डिप्रेस हो, फ्रस्ट्रेट हो ना, उठा के बैठ के पढ़ो। 1 घंटा ईमानदारी से पढ़ लिया ना, कुछ भी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी कुछ भी, पक्का बोल रहा हूं डिप्रेशन तुम्हारा गायब हो जाएगा। तुम्हारे टाइम में डिप्रेशन से बचने का वही, डिप्रेशन में जाओगे तब तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है। तो डिप्रेशन से बचने का एक ही तरीका है, पढ़ते रहो कंटिन्यूअसली, अपने आप मोटिवेशन मिलेगा। दैट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। किसी और चीज से मोटिवेशन नहीं मिलेगा। संदीप महेश्वरी का वीडियो देख के मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है, भूल जाओ। उसका बात सुन के अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, दैट इज नॉट मोटिवेशन। वो तुमको अच्छा लग रहा है बात, बस। तुम्हारा जो मोटिवेशन मिलेगा वो तुमसे ही मिलेगा तुमको, और वो तब मिलेगा जब तुम कुछ करोगे, और जब तुम्हारे अंदर ये एहसास होगा कि हाँ आज मैंने ये किया, आज मैंने ये पढ़ा, वही तुम्हारे अंदर मोटिवेशन जनरेट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो किसी की बातें सुनने से, कोई मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने से मोटिवेशन नहीं मिलता है, अच्छा लगता है वो पढ़ के, वो सुन के। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं इस चीज को कि अरे मैं तो बहुत मोटिवेट हो गया आज। नहीं, तुम मोटिवेट तब होगे जब तुम कुछ करोगे खुद। इसलिए इस बात को ध्यान रखो, और इसके लिए कुछ नहीं करना है, पढ़ते रहना है, लगे रहना है कंटिन्यूअसली, और कुछ करना ही नहीं है तुमको, नथिंग। और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का। कंटिन्यूअसली लगे रहो, जो छूट रहा है छूटने दो, हटाओ। नहीं कर पा रहे हो, भाड़ में जाए। हम जितना कर पाते हैं उतना करेंगे, वो अपना टारगेट बनाओ। मैं अपना मैक्सिमम टाइम दूंगा और मेरे से जितना हो पाएगा मैं करूंगा। इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ो, जो छूटे भाड़ में जाए उसके बाद। बात समझ में आ रही है? तो बस एक ही लाइन है, सिंपल सा लाइन है, लगे रहो बस, और कुछ नहीं। लिखो इसमें, a junction diode is formed, a junction diode is formed by doping a semiconductor, a junction diode is formed by doping a semiconductor, by doping a semiconductor from both type of impurities, from both type of impurities, ब्रैकेट में लिख लेना, पेंटावैलेंट एंड ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट एंड ट्राईवैलेंट, लिख लिए? आगे लिखो, आगे लिखो। when electron from n side, when electron from n side and holes from p side, when electron from n side and holes from p side enters then due to concentration gradient, due to concentration gradient, due to concentration gradient recombination occurs, due to concentration gradient recombination occurs and they cancel each other's effect, recombination occurs and they cancel each other's effect, they cancel each other's effect to form a region, to form, recombination occurs and they cancel each other's effect, they cancel each other's effect, they cancel each other's effect
to form a reason, to form, अबे नींद क्यों आ रहा है यार तुम लोग को नींद से भगाते भगाते मुझे नींद आ जाएगा। टू फॉर्म अ रीजन which is devoid of charges, DEVOID, which is devoid of charges, मतलब चार्जेस नहीं है वहां पे, न्यूट्रल हो चुका है। which is devoid of charges, and this reason is known as depletion reason. This reason is known as depletion reason. This reason is known as depletion reason. Full stop. Line change. आगे लिखो। Due to presence of electrons on p side. Due to presence of electrons on p side and holes on n side. Due to presence of electrons on p side and holes on n side, an electric field is developed. An electric field is developed from n side to p side. An electric field is developed. An electric field is developed from n side to p side. An electric field is developed from n side to p side, and a potential difference is also generated. And a potential difference is also generated. An electric field is developed from n side to p side, and a potential difference is also generated. A potential difference is also generated. हो गया यहां तक? फुल स्टॉप। This electric field exert force on electrons and holes. This electric field exerts force on electrons and holes. Electrons and holes towards right and left respectively. ऐसे लिख लो, towards right and left respectively. Exerts force on electrons and holes. Electrons and holes towards right and left respectively. Towards right and left respectively. And thus it does not allow. Thus it does not allow the further recombination of electrons and holes. It does not allow the further recombination of electrons and holes. It does not allow the further recombination of electrons and holes. फुल स्टॉप। यहां तक सबका हो गया? किसी का छूटा तो नहीं? आगे लिखो। As the potential difference restricts the further flow, as this potential difference restricts the further flow of electrons and holes, as this potential difference restricts the further flow of electrons and holes, so
it is also known as the barrier potential. It is also known as the barrier potential. This potential difference restricts the further flow of electrons and holes, so it is also known as the barrier potential. Barrier potential. It is also known as barrier potential. हो गया यहां तक? नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, बायसिंग। बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन। अब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या होता है। बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन या फिर पीएन जंक्शन डायोड। तो इसमें क्या है बच्चों, एक एक्स्ट्रा बैटरी लाएंगे, उसके साथ कनेक्ट करेंगे इस पीएन जंक्शन को, और उसके बाद देखेंगे बैटरी के साथ कहानी क्या होता है। तो बायसिंग दो तरह का होता है, तुमको पता होगा। एक होता है फॉरवर्ड बायस और दूसरा होता है रिवर्स बायस। बैकवर्ड नहीं बोलते उसको, रिवर्स बोलते हैं। तो एक लाइन लिख लो सबसे पहले, इसमें लिखो द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। द एप्लीकेशन ऑफ external potential difference across a PN junction diode. The application of external potential difference across a PN junction diode is known as biasing. Application of external potential difference across a PN junction diode is known as biasing. लिख लिया बच्चों? सबसे पहला होता है फॉरवर्ड बायस, एफ भी बोल देंगे इसको शॉर्ट में। इसमें क्या होता है कहानी, ये रहा अपना पीएन जंक्शन, ये रहा डिप्लीशन लेयर, ठीक। इसमें क्या हो रहा था बच्चों, ये P है मान लो, ये N है, इधर पॉजिटिव 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 था, इधर नेगेटिव 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 था। हाँ जी, स्टार्टिंग में बिना किसी बैटरी के कनेक्ट किए हम देख चुके थे कि यहाँ पे कुछ निगेटिव चार्ज आ चुका था और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ चुका था, और जिसके कारण एक बैटरी जनरेट हो गया था जिसको हमने नाम दिया था फिक्टिशियस बैटरी। याद आया? ये कहानी हो चुका था यहां तक। अब इसके बाद क्या किया, फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं बच्चों, एक बैटरी लगाते हैं इसके अक्रॉस, P और N के अक्रॉस, और P को जोड़ते हैं उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और N को जोड़ते हैं उसके निगेटिव टर्मिनल के साथ, ऐसे। तो याद रखने का ये भी बहुत सिंपल तरीका है, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर निगेटिव, तो फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अगर PPNN हुआ तो फॉरवर्ड बायस। मान लो इसका वोल्टेज कुछ भी दे दिया। अब क्या होगा, सोचने वाली बात यह है कि अच्छा ये बैटरी जब फॉरवर्ड बायस में लगा दिया, फॉरवर्ड बायस का मतलब अगर पॉजिटिव P को जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, N को जोड़ दिया निगेटिव टर्मिनल के साथ, तो क्या होगा, क्या करंट मिलेगा या करंट नहीं मिलेगा, इसके थ्रू फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन या नहीं फ्लो करेगा, वो देखना है। तो ध्यान से सोचो, ये बैटरी क्या इस बैटरी के अपोजिट कनेक्टेड है। इस बैटरी में देखो तो N पॉजिटिव के साथ था और P निगेटिव के साथ था, लेकिन ये वाले बैटरी में अगर देखा जाए तो उल्टा है, P पॉजिटिव के साथ है और N निगेटिव के साथ है। तो क्या इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसके अपोजिट आएगा बच्चों? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, इधर था, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा। और क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो को सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? ऑब्वियस सी बात है सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये तो अपोज कर रहा था फ्लो को, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इसके कारण। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फ्लो को सपोर्ट करेगा बच्चों। और फ्लो को सपोर्ट करने का भी कंडीशन है, क्या ये जो V जो तुमने एक्सटर्नल अप्लाई किया है, क्या इसका वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए?
ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू इससे कम हुआ तो घंटा सपोर्ट करेगा, यही फिर डोमिनेट कर जाएगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट कर जाएगा, फिर हमको करंट नहीं मिलेगा। तो जब फॉरवर्ड, इसलिए इसका नाम है फॉरवर्ड बायस, इसमें करंट मिलता है, अच्छा खासा मिलता है। ठीक है, ये लगा दिया, इसके साथ लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, वापस से फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और अपना सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि ये भी का जो वैल्यू है वो इस बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होना पड़ेगा, समझ रहे हो। और जब ये बैरियर पोटेंशियल को रीच करता है तो उस वाले वोल्टेज में जितना ये निकल के आता है दैट इज नोन एज नी वोल्टेज। नाम सुना है, नी वोल्टेज, मैं लिखा दूंगा, टेंशन ना लो। नी वोल्टेज, इसको वीके बोलते हैं, इसके बारे में लिखाऊंगा थोड़ी देर में, अभी नहीं। इसका सिंबल जो होता है बच्चों, इसका सिंबल कैसे यूज करेंगे, इसको ऐसा डायोड बनाते हैं, डायोड का सिंबल देख लो, ये है, ये P होता है, ये N होता है। तो इसके साथ बैटरी लिया पॉजिटिव टर्मिनल और इसके साथ जोड़ दिया निगेटिव टर्मिनल, ये बन गया, और बाकी अपना काम चलता रहेगा। दिस इज स्टोरी ऑफ फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में क्या हुआ, आरबी, यहां पे जो करंट मिलता है ना बच्चों, वो मिली एम्पियर में मिलता है। मिली एम्पियर में करंट कुछ निकल के आता है, जो भी वैल्यू आता है मिली एम्पियर के आसपास आता है। रिवर्स बायस में क्या होता है, यही कहानी वापस से। हाँ जी, यहां पे नेगेटिव चार्ज थे और यहां पॉजिटिव चार्ज थे, और यहां पे एक बैटरी था, फिक्टिशियस बैटरी, ये था अपना पी टाइप, ये था एन टाइप। अब रिवर्स बायस में क्या करते हैं, पी को कनेक्ट करते हैं निगेटिव टर्मिनल के साथ और एन को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ऐसा। इस बार लग रहा है कि ये बैटरी और ये बैटरी दोनों सेम काम कर रहा है, लग रहा है ऐसा। ये बैटरी जो था, फिक्टिशियस बैटरी जो था अपना, ये जो काम कर रहा था, क्या ये भी वही काम करेगा, यानी कि ये तो सपोर्ट, या तो ये तो सपोर्ट करने लग गया इस बैटरी को, तो ये भी फ्लो रोक रहा था, ये भी फ्लो रोक देगा, तो क्या इसमें हमको करंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। मिलता है, बहुत कम मिलता है, वेरी स्मॉल करंट तब भी हमको मिलता है, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, माइक्रो एम्पियर में आता है, बहुत छोटा, 10⁻⁻⁻⁶ एम्पियर के आसपास। और इसका जो सिंबल होता है बच्चों रिवर्स बायसिंग का, वही है डायोड, इधर P इधर N, इसको जोड़ते हैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ, इसको जोड़ते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होता है, कहानी तो अभी शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें करंट नहीं मिलता है, एक टाइम आता है जब भी को, मान लो भी का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, करंट नहीं मिल रहा है और सपोर्ट किए जा रहे हैं, भी का वैल्यू इतना बढ़ा देते हैं हम लोग, इतना बढ़ा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाता है जिसके कारण ये बॉन्ड वगैरह सब टूटने लग जाता है। इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकडाउन। अगर V का वैल्यू बढ़ाते जाया जाए तो एक टाइम करंट नहीं मिलता है, बहुत कम करंट मिलता है, ठीक है ना, फ्लो को रोक देता है ये। एक टाइम ऐसा आता है जब ब्रेकडाउन हो जाता है, सिस्टम टूटने फूटने लगता है और उस समय अचानक से हमको बहुत सारा करंट मिल जाता है, सारा बॉन्ड वॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन पागल की तरह दौड़ना शुरू कर देता है और उस समय हमको अचानक से रैपिड चेंज मिलता है करंट में, बहुत ज्यादा करंट मिल जाता है, उसको ब्रेकडाउन बोलते हैं। उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये इसका डायग्राम बनाओ, इसका डायग्राम बनाओ। कौन सा वाला, फॉरवर्ड वाला कुछ नहीं है बच्चे, P को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, N को नेगेटिव से कनेक्ट किया, ठीक। तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इसने क्या किया था, ये जो फिक्टिशियस बैटरी था इसके पहले इसने फ्लो को रोक दिया था बच्चों, ठीक है ना, ये उसके उल्टा है, ये फ्लो को वापस से स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, ये वापस से फ्लो को स्टार्ट कर देगा। लेकिन कंडीशन वही है कि सबसे पहले इसको ओवरकम करना पड़ेगा, यानी कि अगर 2 वोल्ट है तो इसका वैल्यू जो है वो 2 वोल्ट से कम तुमको ज्यादा देना पड़ेगा। समझ रहे हो बात, उसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, थोड़ी देर बाद लिखाऊंगा उसके बारे में। पहले डायग्राम बनाओ, ये वाला पहले बनाओ और जो लिखाता हूं वो लिखो।
बोलूंगा बोलूंगा, रुक जाओ, वेट। नी मतलब घुटना, घुटने वाला वोल्टेज। काट ऑफ वोल्टेज तो नहीं बोलते हैं उसको, नी वोल्टेज बोलते हैं। जो बैरियर पोटेंशियल था ना बेसिकली ये वही है नी वोल्टेज। तो ये तो फिक्टिशियस है, तो हम जो यहां से वोल्टेज, मान लो ये 2 वोल्ट यहां से जनरेट हुआ 2 वोल्ट का, हम इसका वैल्यू वोल्टेज का बढ़ाना शुरू किया 0.5, 0.8, 0.9, 1, 1.5, जब 2 तक पहुंच गए, 2 तक हमको करंट बहुत कम मिलेगा, करंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इससे कम है ये फ्लो को, ये बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। तो जैसे ही हम 2 पहुंच गए, तो ये जो अप्लाइड वोल्टेज जब 2 हो गया, दैट इज नोन एज नी वोल्टेज। हमने नी वोल्टेज को अचीव कर लिया। अब इसके बाद अगर फर्दर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फ्लो बहुत बढ़िया मिलेगा और करंट का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, गुलू इसमें लिखाऊं, ये वाला डायग्राम बना लिए। ऑप्टिक्स का डिस्कशन हो गया तुम लोग का, सॉल्व करना शुरू हो गया। डाउट तो भेजता ही नहीं है तुम लोग पे, ऐसा लगता है कोई सॉल्व ही नहीं कर रहा है सब। हाँ हाँ, कुछ डाउट आया है, मैं देखा हूं, एक साजिद खान का कुछ डाउट आया है और एक किसी बच्चे का आया है, मानस बोल के कोई है उसका, मैं देखा हूं। आज 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 बैठूंगा क्लास के बाद, क्लास खत्म होने के बाद तुम्हारा डाउट सेशन शुरू होगा। जितना डाउट हो फटाफट भेजना, मैं सॉल्व करके सबको भेजूंगा, और अगर समझ में नहीं आएगा तो वापस एक्सप्लेन भी करूंगा उसको कॉल करके या फिर वॉइस मैसेज में। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ डाउट बैठ के सॉल्व करने वाला हूं, तो जिसका जो भी डाउट हो आज शुरू करना क्लास के बाद। लिखो भाई, इसमें लिखो, when p side is connected to positive terminal and n side is connected to negative terminal, when p side is connected to positive terminal and n side is connected to negative terminal of battery, then it is called FB, forward biased. When p side is connected to positive terminal and n side is connected to negative terminal of the battery, then it is known as forward biased, FB, शॉर्ट में लिख लो FB। फुल स्टॉप, आगे लिखो, the applied potential opposes the fictitious battery. The applied potential opposes the fictitious battery and pushes the holes on p side to n side. Pushes the holes on p side to n side. Pushes the holes on p side to n side. ठीक है ना, ये क्या करेगा, होल्स को इधर पुश करेगा, वापस से धक्का मारना स्टार्ट करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके कारण ये जो डिप्लीशन रीजन होता है बच्चे, ये बहुत पतला हो जाता है। कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। आगे लिखो, ड्यू टू दिस the applied potential opposes the fictitious battery. The applied potential opposes the fictitious battery and pushes the holes from p side to n side. Pushes the holes from p side to n side, due to which the depletion region becomes thin, पतला,
ऐसा भी सवाल आता है कि डिप्लीशन रीजन किस में थिन होता है, किस में थिक होता है. ड्यू टू विच द डिप्लीशन रीजन बिकम्स थिनर and here the current measured comes in some milliampere. Here the current measured comes in milliampere. Here the current measured comes in milliampere. हो गया. फुल स्टॉप. आगे लिखो, लाइन चेंज करके लिखना. द मिनिमम अप्लाइड पोटेंशियल, फिर से पूरा, एंड कौन सा, एंड द करंट मेजर्ड कम्स इन मिली एम्पियर. इतना ही ना कि और भी हो गया. लाइन चेंज करके लिखो. द मिनिमम अप्लाइड पोटेंशियल should be greater than the barrier potential. The minimum applied potential should be greater than the barrier potential. The minimum applied potential should be greater than the barrier potential for the flow of charge carriers. The minimum applied potential should be greater than the barrier potential for the flow of charge carriers, which is known as knee voltage, Vk. The minimum applied potential should be greater than the barrier potential for the flow of charge carriers, which is known as knee voltage, Vk. नी वोल्टेज. हो गया. उसको बनाओ, सेकेंड वाला, रिवर्स बायस. हाँ, बना लिए. बोलूं क्या? लिखो. Here P is connected to negative terminal and N side is connected to positive terminal. P side is connected to negative terminal and N side is connected to positive terminal. Full stop. आगे लिखो. Here
the fictitious battery and the applied voltage support each other. Here the fictitious battery and the applied voltage support each other, and hence does not allow the further flow of electrons and holes. Does not allow the further flow of electrons and holes. Does not allow the further flow of electrons and holes. During this, the fictitious battery, या फिर here the fictitious battery and the applied voltage support each other. Fictitious battery and applied voltage support each other, and hence does not allow the further flow of electrons and holes. Does not allow the further flow of electrons and holes. Electrons and holes. So the depletion region becomes thicker. The depletion region becomes thicker. Depletion region becomes thicker. हो गया, लिख लिया? आगे लिखो. On further increasing the applied voltage, on further increasing the applied voltage, further increasing the applied voltage, a point is reached where, on further increasing the applied voltage, a point is reached where the electric field developed is so high. A point is reached where the electric field developed is so high, electric field developed is so high such that it causes the covalent bonds, so high such that it causes the covalent bonds in the valence band. It causes the covalent bonds in the valence band, covalent bonds in the valence band to break, and hence gives electrons for conduction, and hence gives electrons for conduction in the conduction band. Gives electrons for conduction in the conduction band. Gives electron for conduction in the conduction band. फुल स्टॉप. यहां तक हो गया. आगे लिखो. The potential at which this occurs is known as the breakdown voltage. The potential at which this occurs is known as the breakdown voltage. Potential at which this occurs is known as the breakdown voltage. Breakdown voltage.
VB ब्रैकेट में लिख लेना, VB, VB। आफ्टर विच द करंट राइजेज रैपिडली, आफ्टर विच द करंट राइजेज रैपिडली। अब ये ब्रेकडाउन भी जो होता है ना बच्चों, दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं एवलेंच ब्रेकडाउन और एक को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। थ्योरी है, बस जैसे लिखा रहा हूं वैसे लिखना है और सवाल आए तो वैसे ही टिक करना है। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, बस। देखो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। अब एक जो है VI कैरेक्टरिस्टिक्स इसका बना लो। ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है। I और V के बीच का ग्राफ, यहां V है यहां I है। ओह हाँ जी, तो सबसे पहले फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ, देखो फॉरवर्ड बायस में ध्यान से देखना। फॉरवर्ड बायस में शुरू में हमने मान लो अप्लाइड वोल्टेज, ये अप्लाइड वोल्टेज है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना करंट आ रहा है मेजर कर रहे हैं। तो शुरू में हम वोल्टेज बढ़ाते गए, करंट का वैल्यू बहुत कम बहुत कम बहुत कम, ऐसे चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एक टाइम ऐसा आया जब हम कहां पहुंच गए, बैरियर पोटेंशियल, यानी कि वो जो फिक्टिशियस बैटरी का जो वोल्टेज था हम वहां पे पहुंच गए, ये वाले पॉइंट पे। और जब हमने उसको क्रॉस किया, यानी कि यहां तक तो करंट का वैल्यू बहुत कम था, लेकिन जैसे ही हमने इस पॉइंट को क्रॉस किया करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने लग गया। तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, VK। यही है VK, जिसको हमने नाम दिया था नी वोल्टेज। तो यहां तक तो करंट बहुत कम मिलता है, लेकिन इस वोल्टेज को क्रॉस करने के बाद करंट में अच्छा खासा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। ये कहानी है फॉरवर्ड बायस का। बात करते हैं रिवर्स बायस, उल्टा कर दिया। इधर आ जाओ, इस वाले सेगमेंट में -B। अब इसमें क्या हुआ, रिवर्स वाले में शुरू में करंट बहुत कम बहुत कम, ये मिली एम्पियर में होता है तो इधर माइक्रो एम्पियर में होता है, और भी कम ऐसे था। करंट मिल ही नहीं रहा था, बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बहुत छोटा करंट मिल रहा था। तो मैं इसको थोड़ा और इधर बनाता हूं समझने के लिए, ऐसे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते रहे तो एक टाइम ऐसा पहुंचा जिसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ वो इतना ज्यादा हो गया, उसका इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि उसने वैलेंस बैंड में जो बॉन्ड बने हुए थे ना, उन बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू कर दिया। यानी कि वहां से इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ तोड़ के लेके आने लग गया और ला के फिर कंडक्शन बैंड में भेजा, और वहां से फिर अचानक से करंट का ग्रोथ देखने के लिए मिला, बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ, ऐसा। तो ये जहां पे ब्रेकडाउन अकर हुआ रिवर्स बायस में, दिस इज नोन एज VB, ब्रेकडाउन वोल्टेज। बनाओ इसको। अब ये ब्रेकडाउन में भी दो वैरायटी है, एक बार इलेक्ट्रॉन्स के टूटने के कारण होता है और एक बार इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन के कारण होता है। तो एक का नाम है एवलेंच ब्रेकडाउन और एक को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। मैं लिखा देता हूं दोनों के बारे में। रिवर्स बायस में होता है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन होता है दो तरह का, एक एवलेंच और एक जीनर। बड़ा है दर्द का रिश्ता। अरे बैटरी को उल्टा कर दिया है बच्चे, ये दिखाने का सिंबॉलिक है ये, बस ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा कर दिया बैटरी को, निगेटिव टर्मिनल में कर दिया हमने, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में P मतलब फॉरवर्ड बायस में जो माना था ये उसका रिवर्स मान रहे हैं, तो ये रिवर्स बायस के लिए बना दिया है। ऐसे ही बनाया जाता है इसका ग्राफ, ऐसा कुछ नहीं है।
अब ये ब्रेकडाउन की बात करते हैं बच्चों। तो ये जो ब्रेकडाउन होता है दो तरह का होता है। ये जो ब्रेकडाउन हुआ इसके अंदर भी दो थ्योरी दिया गया है, एक को बोलते हैं एवलेंच और एक को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले आप एवलेंच ब्रेकडाउन के बारे में लिख लो। एवलेंच ब्रेकडाउन जैसे इसमें लिखा है वैसे ही दो थ्योरी और है, लिख लो जैसे लिखा रहा हूं। बोलूं? लिखना ही लिखना है बस। तबीयत ठीक नहीं लग रहा, बुखार हो गया क्या मुझे पता नहीं। लिखो एवलेंच ब्रेकडाउन, इसमें लिखो इट अकर्स व्हेन पीएन जंक्शन इज moderately doped यानी कि डोपिंग कम हुआ है। इट अकर्स व्हेन पीएन जंक्शन इज moderately doped moderate moderately doped and depletion region is thicker. Depletion region is thicker. Depletion region is thicker. Full stop. आगे लिखो as applied voltage increases, as applied voltage increases, the electric field also increases. As applied voltage increases, the electric field also increases. The electric field also increases, which accelerates the electrons through the depletion layer. Which accelerates the electrons through the depletion layer. Through the depletion layer. Full stop. डिप्लीशन लेयर। आगे लिखो these accelerated electrons collide with other electrons of the covalent bonds. Collide with यानी कि टक्कर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। These accelerated electrons collides with other electrons of covalent bonds, other electrons of the covalent bonds, due to which a large number of electrons and holes pair are generated. Due to which a large number of electrons and holes pair are generated.
and their quantity continuously increases due to collision. Their quantity continuously increases due to collision, which causes their quantity continuously increases due to collision, which causes the breakdown, which is known as avalanche breakdown, which causes the breakdown known as avalanche breakdown. तो ब्रेकडाउन दो तरह का हुआ बच्चों, ठीक है ना। एक जो पहला वाला लिखाया था दैट इज बेसिकली जीनर ब्रेकडाउन, जो इसके पहले मैंने लिखाया था, मैं वापस लिखा दूंगा। बेसिक फंडा वही था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया। अब दो तरह से बढ़ा, पहला बढ़ा इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, इनका स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा, उन्होंने जाके टक्कर मारा बाकी कोवेलेंट बॉन्ड्स को और वहां से इलेक्ट्रॉन तोड़ दिया, और इलेक्ट्रॉन तोड़ा तो होल पेयर भी आ गया, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसको नाम दिया गया एवेलेंच ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन में क्या होगा, वही कहानी जो इसके पीछे बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ेगा और इतना ज्यादा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स पे इतना फोर्स लगाएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड से वो तोड़ के लेके आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, और फिर वहां से करंट बढ़ जाएगा, तो उसको नाम दिया गया जेनर ब्रेकडाउन। तो विच कॉजेज अ ब्रेकडाउन विच इज नोन एज एवेलेंच ब्रेकडाउन। हो गया यहां तक। सेकेंड पॉइंट लिखो, जीनर ब्रेकडाउन, ZENER, जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन। और इसमें वही बात लिखना है जो मैं पहले लिखा चुका था, मैं फिर से बोल रहा हूं वैसे, जीनर ब्रेकडाउन लिखो इसमें। इट अकर्स व्हेन द डायोड इज हेविली डोप्ड, इट अकर्स when the diode is heavily doped, it occurs when the diode is heavily doped, and the depletion region is thinner. When the diode is heavily doped and the depletion region is thinner. तो ऐसे सवाल आते हैं कि मतलब एवेलेंच ब्रेकडाउन, देखो रिवर्स बायस में ही होता है, ये दोनों कहानी रिवर्स बायस के अंदर है, फॉरवर्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम। रिवर्स बायस के अंदर एवेलेंच ब्रेकडाउन कब होता है, जीनर ब्रेकडाउन कब होता है। तो एवेलेंच ब्रेकडाउन तब होता है जब बहुत मॉडरेटली डोप्ड होता है और इसमें बहुत ज्यादा हेविली डोपिंग होता है, तो ये दोनों हो गया। उसमें डिप्लीशन रीजन जो होता है वो थिकर होता है, इसमें डिप्लीशन रीजन जो होता है वो थिनर होता है। आगे लिखो, आगे लिखो, ड्यू टू एक्सेसिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, ड्यू टू एक्सेसिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, ड्यू टू एक्सेसिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, the electrons are extracted from the valence band to conduction band. Due to excessive electric field produced, excessive electric field produced, electrons are extracted from the valence band to conduction band. Electrons are extracted from the valence band to conduction band. This process is known as field emission. This process is known as field emission. टर्म ही टर्म है इसमें। इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्सट्रैक्ट किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये भी एक प्रोसेस है जिसका नाम है फील्ड इमिशन। फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हुआ। दिस प्रोसेस इज नोन एज फील्ड इमिशन, फुल स्टॉप, which results in excessive generation of electrons and holes pair, which results in excessive generation of electrons and holes pair, which results in excessive generation of electrons and holes pair and a large amount of current flows through the depletion layer.
which results in excessive generation of electrons and holes pair and a large amount of current flows through the depletion layer. और एक चीज लिख लेना नीचे, VB वोल्टेज ऑफ ब्रेकडाउन जो एवलेंच का होता है वो ज्यादा होता है, हाँ, large amount of current flows through the depletion layer. Large amount of current flows through the depletion layer. लाइट चला गया, दिखाई दे रहा है क्या? मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं? एक लाइन और लिख लेना, VB ऑफ एवलेंच इज ग्रेटर देन VB ऑफ जेनर, यानी कि एवलेंच ब्रेकडाउन जो होता है वो जेनर ब्रेकडाउन से भी ज्यादा वोल्टेज पे होता है। तो ये दो तरह के ब्रेकडाउन होते हैं रिवर्स बायस में। ख्याल रहे ब्रेकडाउन हमेशा रिवर्स बायसिंग में होता है, फॉरवर्ड बायस में तो करंट को नॉर्मल करंट मिलता है, सपोर्ट करता है उसको। तो अगर किसी ये लिखा हुआ है VB ऑफ एवलेंच इज ग्रेटर देन VB ऑफ जेड, जेड फॉर जेनर, हाँ जी। डायोड की बात करें, अब देखो कोई भी डायोड है, अगर ऐसा डायोड है ये, अगर इसको हमने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया, आइडियल डायोड की अगर बात की जाए, अगर फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया तो क्या करंट को इजीली पास होने देगा ये? और अगर इजीली पास होने देगा तो इसका सर्किट में बच्चों बस इतना ही काम होता है, हम इसको हटा के एक ऐसा क्लोज वायर लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर रिवर्स बायस में गया, रिवर्स बायस में, तो क्या ये करंट को पास होने देगा? नहीं देगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, उसके पहले ही तो ये करंट को पास नहीं होने देता है, तो ये ओपन सर्किट वाला काम करता है ऐसा। तो यहां पे हो जाएगा क्लोज सर्किट और यहां पे ओपन सर्किट। तो अगर सर्किट में कभी डायोड दिखे तो डरना मत, डायोड देखना और उसका बायसिंग देखना, फॉरवर्ड है या रिवर्स है। अगर फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस समझ जाओगे ना, PN फॉरवर्ड रिवर्स समझ पाओगे। अगर इसका पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ, यानी कि इसका वोल्टेज ज्यादा, इसका वोल्टेज कम, तो फॉरवर्ड। अगर P का कम, N का ज्यादा, तो रिवर्स। बात समझ आ रही है? तो अगर फॉरवर्ड बायस में डायोड दिखे तो डायोड को हटा के एक क्लोज वायर लगा देना, और अगर रिवर्स बायस में दिखे तो ओपन सर्किट लगा देना। यानी कि अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस जो होता है वो 0 टेंड्स टू 0, एग्जैक्टली 0 मत बोलो, टेंड्स टू 0। और अगर रिवर्स बायस में इसका रेजिस्टेंस देखा जाए तो ये इंफिनिटी को टेंड करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। आइडियल डायोड, आदर्श डायोड। मोहब्बत की राह, हाँ जी। एक छोटा सा सवाल आ जाए, ऐसे एक डायोड लगा दिया सर्किट में, सिंबल ख्याल रखना, यहाँ 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया और इधर बैटरी लगा दिया मान लो 4.5 वोल्ट का, 4.5 वोल्ट का। आपको बोला करंट निकालो, और आपको दिया हुआ है इसका बैरियर पोटेंशियल, डायोड का बैरियर पोटेंशियल इसका गिवन था 0.5 वोल्ट। आपको बोला करंट निकालो, कितना फ्लो होगा सर्किट में। एक बात बताओ, डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है? फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस है अगर डायोड, तो क्या होगा? ये क्लोज सर्किट कर देंगे हम, है ना।
और क्लोज सर्किट करके ऐसा कर सकते हैं, इसका बैरियर पोटेंशियल 0.5 है। अच्छा, ये इसको अपोज करता है फॉरवर्ड बायस में कि सपोर्ट करता है? दोनों एक दूसरे को अपोज करता है। अबे सपोर्ट नहीं करता है, अपोज करता है ये, यानी कि इसको सबसे पहले तो इसको ओवरकम करना होता है। तो ऐसा भी सोच सकते हैं, एक बैटरी यहां लगा दो, बैटरी नीचे, ये बैटरी लगा हुआ था ऐसा, ये कहानी था, ये था 0.5 वोल्ट का। तो या तो सर्किट को क्लोज कर दो और मन में सोच लो कि अच्छा बैरियर पोटेंशियल 0.5 है जो इसको अपोज करेगा, या फिर एक बैटरी लगा सकते हैं। कैसा बैटरी लगा दे बच्चों? इसको अपोज करने वाला बैटरी। क्या ऐसा? अगर ये 4.5 वोल्ट का है तो ये कितना का होना चाहिए? 0.5 वोल्ट का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो दोनों बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है। इसका करंट इधर फ्लो करेगा तो इसका करंट इधर फ्लो करना चाहेगा। तो वी नेट जो मिलेगा इस बार, वी नेट दैट विल बी 4.5 माइनस 0.5, यानी कि 4 वोल्ट। तो इफेक्टिव यही होगा जिसके कारण हमको करंट मिलेगा, I इक्वल टू वी नेट बाई आर, और वी नेट है 4 और रेजिस्टेंस निकल गया है बच्चों 100, यानी कि आपको मिलेगा 1/25 एम्पियर का करंट इस सर्किट में। बात समझ में आ रही है? काहे समझ में नहीं आया बे? क्या 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 फिर से बोलो, क्या बोल रहे? क्या क्यों हुआ? ले, मैं इसको मिटा दिया। नहीं, बैटरियां यहां क्लोज सर्किट है। तुम ये बताओ, डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो एक्सटर्नल बैटरी फिक्टिशियस बैटरी को अपोज करता है कि सपोर्ट करता है? अपोज करता है ना। तो हमने 4.5 वोल्ट लगाया है, लेकिन उसमें से 5 वोल्ट 0.5 वोल्ट तो ये खा जाएगा, अपोज करेगा ना ये। तो 4.5 वोल्ट में से 0.5 वोल्ट ये खा गया, तो वी नेट हमको कितना मिलेगा? 4 वोल्ट ही मिलेगा। बात समझी? समझे बात? तो वी इफेक्टिव जो होगा वो 4 वोल्ट का ही अपने काम का है। तो यहां 4 वोल्ट का बैटरी है ऐसा सोचो, फिलहाल 4.5 दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इफेक्टिवली 4 वोल्ट का बैटरी है और रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके साथ 100 ओम का। तो I इक्वल टू वी बाई आर। अरे समझ में आया? अच्छा तुम ये बताओ, ऐसे एक डायोड लगाता हूं मैं, इधर है तुम्हारा 5 वोल्ट, और इस वाले एंड को ले जाके मैं ऐसे कर दूं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अर्थिंग। हाँ, तो अर्थिंग का पोटेंशियल कितना मानते हैं? 0। तुम बताओ ये डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस्ड है? क्या रिवर्स है ये? बोलते नहीं। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम? ये 0 है बच्चों, अर्थिंग का मतलब 0 वोल्ट, और ये 5 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, यानी कि ये हायर टर्मिनल के साथ एडेड है। यानी कि अगर इसको कनेक्ट करोगे तो एक बैटरी लगा है, इधर छोटा वाला और इधर बड़ा वाला, 5 वोल्ट का बैटरी, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये 0 तो ये 5। बात समझ में आ रही है? तो देख के समझ में आना चाहिए था कि ये एक रिवर्स बायस्ड है, ठीक है। इधर कम है, इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा होना चाहिए, इधर कम होना चाहिए, तब फॉरवर्ड होता है। बात क्लियर है कि नहीं? ये बताओ। ये ले लो तुम -10 वोल्ट। अब बताओ फॉरवर्ड या रिवर्स? अबे रिवर्स है गधों, अब गधा ही हो तुम लोग। अबे ये -10 है तो ये 0 नहीं है क्या? हाँ माइनस है, नहीं दिख रहा है? तो इधर कम है, इधर ज्यादा है, तो अगेन रिवर्स बायस्ड। ध्यान से देखो, ध्यान से, गलती मत करो। मान लो आ जाए तुम्हारे सामने कुछ ऐसा,
इधर ले लो 5 वोल्ट, इधर ले लो 10 वोल्ट। अब बताओ फॉरवर्ड या रिवर्स? फॉरवर्ड बायस। सबको समझ में आ रहा है ना? मान लो आ जाता है -5 वोल्ट, -12 वोल्ट। अब बोलो क्या ये भी फॉरवर्ड बायस है? कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? फॉरवर्ड रिवर्स पहचान लोगे ना सर्किट में? हाँ, लिख लो इसको। तो सर्किट में जो मेन पहचानना होता है वो यही पहचानना होता है, बाकी सवाल तो करंट का ही होता है। उसी में डायोड घुसा देगा बीच में। तो डायोड को क्लोज करना है कि ओपन करना है, इसके लिए आपको देखना है फॉरवर्ड है कि रिवर्स है। फॉरवर्ड है तो सर्किट क्लोज कर दो, रिवर्स है तो सर्किट को खोल दो। लुक्का छुपी बहुत हुई, सामने आ जाओ, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई। इसके बारे में बताओगे? देखते हैं बता पाते हो कि नहीं। 4 ओम इधर लगाया, 6 ओम इधर लगाया, उसके बाद यहां एक डायोड लगा दिया D1, उसके बाद यहां पे एक डायोड लगा दिया D2, उसके बाद यहां पे लगा दिया 3 ओम। ये ऐसे हुआ। यहां से एक बैटरी लगा देते हैं। बैटरी कितने का लगा दिया जाए? 30 वोल्ट, इस तरह से। हाँ जी, एज्यूमिंग डायोड्स आर आइडियल, आइडियल डायोड से फाइंड करंट थ्रू बैटरी, करंट थ्रू बैटरी। बैटरी से कितना करंट पास हो रहा है बताओ? कौन फॉरवर्ड कौन रिवर्स? पहले तो ये बता दो किसको हटाएं और किसको रखें। हाँ जी, ये फॉरवर्ड या रिवर्स? रिवर्स। ये हो गया रिवर्स बायस सर। और ये क्या फॉरवर्ड होगा? ये रिवर्स क्यों हुआ? क्योंकि सर नेगेटिव टर्मिनल के साथ ये है, ये वाला एंड, और ये वाला पॉजिटिव के साथ दिख रहा है, ये तो गया। और इस वाले डायोड में देखो बच्चे, पोटेंशियल देखना होगा बच्चों। बताओ जरा, यहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि यहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा? इसको हटा दो, इसका काम खत्म। इसको हटाओ पिक्चर से। ये रिवर्स बायस। क्या? नीचे का ज्यादा होगा, ऊपर का कम होगा, बिल्कुल यही होगा। अब देखो इस वाले को गायब कर दो, इसका कोई काम नहीं है। ये वायर खोल दिया, मतलब ये वायर को हटा सकता हूं मैं पिक्चर से। तो यहां पे है 4 ओम, इधर था 6 ओम, और ये डायरेक्ट चला गया बैटरी में। इधर इधर है 3 ओम, और यहां पे डायोड लगा था ये। तो डायग्राम जो है बच्चों अभी कुछ ऐसा हो गया। यहां पहुंच गया मैं। तो क्या लग रहा है, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा? पोटेंशियल तो हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते क्या? और वैसे भी देख के फील आ रहा है ना, देखो ना, ऐसे गया, यहाँ पे था ये बड़ा वाला टर्मिनल ऐसे गया। अब बड़ा वाला टर्मिनल को देखो तो इसके साथ जुड़ रहा है, और ये छोटा वाला टर्मिनल जाके इसके साथ जुड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे 6 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है। 6 ओम है, 3 ओम है, किसमें करंट ज्यादा आ जाएगा? 6 में या 3 में? 3 में ज्यादा जाएगा। तो करंट ज्यादा तो पोटेंशियल भी ज्यादा।
V इक्वल टू आई आर से। तो देखो ये बच्चों बेसिकली कहना ये चाहता हूं कि दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड, और अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो इसको हटाओ और इसको क्लोज वायर से बंद कर दिया। तो ये सर्किट तुम्हारा, अगर तुमने पहचान लिया फॉरवर्ड रिवर्स, तो ये सर्किट बन गया ये। और उसके बाद कहानी बहुत सिंपल, क्या ये दोनों पैरेलल में है? मैं मान के चल रहा हूं कि थोड़ा बहुत तुमको आता है करंट, ठीक है ना, नहीं आता है तो टेंशन मत लो, ये दोनों पैरेलल में है, और दोनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा? इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3, होगा क्या? 18/9 यानी कि 2 ओम, यानी कि इसको हटा के एक 2 ओम लगा सकते हैं, यानी कि 4 ओम इधर और इधर 2 ओम और इधर बैटरी लगा है। तो टोटल, अब ये दोनों सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 6 ओम, और बैटरी लगा हुआ है बच्चों 30 वोल्ट का। तो बताओ यहां से कितना करंट पास करेगा? I इक्वल टू वी बाई आर से 30 डिवाइड बाई 6, कितना? 5 एम्पियर का करंट पास होगा। तो सवाल सारे वही रहते हैं, सवाल इसमें कुछ नया नहीं बनता है। अगर सर्किट का सवाल बनेगा तो वही सवाल बनेगा, उसके अंदर डायोड घुसा देगा। तो डायोड घुसाने का मतलब है आप देखो कहां पे फॉरवर्ड है कहां पे रिवर्स है, जहां फॉरवर्ड है क्लोज वायर, जहां रिवर्स है वहां हट काट के हटा दो उसको, सर्किट से खत्म। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है भाइयों, आज का कहानी यही तक, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग को इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, डायोड वगैरह पढ़ना है, सोलर सेल के बारे में थोड़ा पढ़ना है, रेक्टिफायर पढ़ना है, ट्रांजिस्टर पढ़ना है। हाँ बोलो।